हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं पहले आज के हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला है आईएनएस विक्रांत, फिर दूसरा है ओवरशूट डे, फिर थर्ड है गाया इकोलॉजिकल थ्योरी, फिर क्रिप्टो जैकिंग एंड फिर लास्ट टॉपिक हमारा एफडीआई से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि आईएनएस विक्रांत के बारे में है। अभी रिसेंटली हमारी जो इंडियन नेवी में आईएनएस विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? देखिए, हमारी जो इंडियन जो बॉर्डर लाइन है, जो मैरीटाइम लाइन है, हमारे जो सी से टच करती है, एक साइड आप जानते हैं अरेबियन सी, एक साइड बे ऑफ बंगाल है। तो ये दो रीजन है हमारे इंडियन ओशन में, जहाँ पर अक्सर होता है हमारे जो फाइटर जेट जब भी उड़ान भरते हैं, तो इतना ज़्यादा बड़ा ये जो ओशन है, इंडियन ओशन, तो फाइटर जेट ऑलरेडी उनके पास कम फ्यूल होता है। ये होता है कि हमारे जो फाइटर जेट होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनका इंजन भी छोटा होता है, जिसकी वजह से उनकी फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी हमारी इंडियन नेवी को कि इस रीजन में कहीं पे कुछ ऐसा सोर्स रहे जिसके थ्रू ये जो अगर हमारे एयरक्राफ्ट जो अगर इस रीजन से कहीं पे जा रहे हैं, तो बीच में कहीं पे उनको सप्लाई करने की, जहाँ से उनको फ्यूल का सप्लाई किया जा सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप जानते हैं हमारे पास ऑलरेडी पहले कुछ थे एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो अब जैसे कि आईएनएस विक्रांत है, ये जो विक्रांत है ये सेकंड अभी बनाया गया है, जो कि पहली बार इंडिया का बनाया हुआ है। लेकिन इससे पहले भी इंडिया के पास कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, जो कि इंडिया ने कहीं और से खरीदे हैं, इंडिया ने खुद नहीं बनाया था। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, वो भी हम देखेंगे। विक्रमादित्य और विराट थे। तो चलिए विक्रांत के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो विक्रांत है, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है। कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है। और इसको विक्रांत को जो कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हो गया था 2009 में, और अब जाके पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं। तो ये जो विक्रांत है, इसका हिस्ट्री हम देखते हैं कि जब 1961 में था एचएमएस हरक्यूलिस जो था वो यूके का बनाया हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो ये जो एचएमएस हरक्यूलिस था वो इंडिया को दे दिया था यूके ने। ये बनाया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आप जान रहे हैं बहुत ज़रूरत थी ऐसी चीज़ों की। ये जो जितने भी वॉरशिप जो रहे हैं चीज़ें, तो उनकी बहुत ज़रूरत थी, तो यूके ने बनाया। बट जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गया तो उनको इसकी ऐसे बहुत ज़रूरत नहीं रही, तो उन्होंने इंडिया को ये बेच दिया था उस वक्त। तो इंडिया नेवी के साथ इसने काम किया है 1961 से 1997 के बीच में। तो इसको 1997 में रिटायर हो गया था। तो अभी उसी के नाम पे ये, इसको आप कह सकते हैं विक्रांत 2, लेकिन इसका नाम सेम दिया गया है। ये विक्रांति, आईएनएस विक्रांति है। तो ये हमारी पहली इंडिजिनस है। और हमारे पास एक और इकलौती अभी विक्रमादित्य जो है, जो अभी काम कर रही है, आईएनएस विक्रांत, जिसको हम लोगों ने यूक्रेन से ख़रीदा था। तो अभी ये ऑपरेशनल है, जो कि इंडिया ने नहीं बनाई है, ये भी बाहर से खरीदी गई है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले एक आईएनएस विराट थी, जो कि रिटायर हो चुकी है। तो अब हमारे पास 2 वेसल्स हो जाएंगी एयरक्राफ्ट कैरियर, एक विक्रांत और विक्रमादित्य। तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं कि ये 262 मीटर लॉन्ग वेसल है, और ये ऑपरेट कर सकती है एयर विंग, जिसमें करीब 30 एयरक्राफ्ट को एक साथ जो है रखा जा सकता है। और जैसे आप जानते हैं हमारे जो मेन फाइटर जेट हैं MiG-29 के, इन सब के लिए भी ये कंपैटिबल है। अब ये आने के बाद इंडिया के पास कैपेबिलिटी हो जाएगी यूएस, जो कि सिर्फ यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना के पास है। इंडिया के पास भी सेम कैपेबिलिटीज़ हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, यह है आईएनएस विक्रांत। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है अर्थ ओवरशूट डे से। ओवरशूट डे क्या होता है? चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ लोग होंगे, आप लोगों में ज़्यादातर स्टूडेंट ही होंगे, जिनको 1 तारीख को
पॉकेट मनी मिलती होगी, और कुछ होंगे जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप के लोग होते हैं जो कि अब जॉब के साथ कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उनको सैलरी मिलती होगी मंथ के स्टार्ट में 1, 2 या 3 किसी भी टाइम पे। तो क्या होता है, अक्सर हमारे पास जब सैलरी आती है नई नई, तो हम बहुत एकदम अपने आप को राजा समझते हैं और हर जगह खर्चा कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, जब ये सैलरी कुछ दिन बाद आपने बहुत खर्चा किया शुरू की, मान लीजिए 1 वीक 1 से 7 तक, 1 to 7, और उस बीच में आप बहुत रईसों की तरह रहे हैं, सब चीज़ें आपने यूज़ कर ली, फिर उसके बाद आपके पास उस चीज़ की वो हो जाती है, मतलब पैसे की कमी हो जाती है, और वो आपका जो 1 महीने में जो आपको खर्च करना था वो आपने सिर्फ 7 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब अगले बाकी दिन क्या करेंगे? तो वो आप कुछ और चीज़ें उसके लिए, मतलब हर इंसान अलग अलग चीज़ें करता है बाकी दिन का गुजारा करने के लिए। तो ऐसे अर्थ के साथ भी क्या चीज़ है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो 1 साल में पूरी अर्थ जो प्रोड्यूस करती है हमारे लिए, जिसका हम यूज़ करेंगे पूरे 1 साल में, जिसको यूज़ करना चाहिए, अगर हम ह्यूमन लोग उसको 1 साल के बजाय कुछ ही समय में, मान लीजिए 6 महीने में ही ख़त्म कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपको 1 साल का सामान था 365 दिन का, आपने 6 महीने में वो ख़त्म कर दिया, तो 6 महीने हमारे जून तक होंगे। तो जून को इस बार का जो ये था, मान लीजिए 28 जून को चीज़ ख़त्म हो गया, जो भी हमारा 1 साल का सामान था जो हमारी अर्थ प्रोड्यूस करेगी, तो वो हमारा ओवरशूट डे कहलाएगा। जैसे कि 28 जुलाई 2022 ओवरशूट डे है। तो आप देख सकते हैं, आपको शायद समझ में आ गई होगी इसकी कॉन्सेप्ट। तो जब पहले से ही हम लोग जब ये ख़त्म कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो बाकी का समय जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अब जुलाई के बाद जितना भी, 28 जुलाई को हमारा ओवरशूट डे हो गया, तब इसके बाद जो भी हम खर्च करेंगे वो हम अगली पीढ़ी से या अगले साल से उधार ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी हम ये रिसोर्सेज जो हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना घाटे वाली चीज़ें साबित होगी, आप देख सकते हैं। तो ये ओवरशूट डे इस बार का, ये हर साल जो है इसका जो टाइमिंग है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ देख सकते हैं, घटता जा रहा। पहले दिसंबर में होता था, तब हम लोग दिसंबर में का मतलब है कि हम पूरा जो 1 साल में अर्थ प्रोड्यूस करती है, हम 1 साल में उसी को जो है कंज्यूम करते हैं, पूरा 1 साल लगाते हैं, तो ताकि उसके पास प्रोड्यूस करने का फिर से वो धीरे धीरे अपना प्रोड्यूस करती। और ये था 1971 के टाइम पे ये चीज़ थी कि दिसंबर तक हम लोग 1 साल का सामान 1 साल तक यूज़ करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हम कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो आप देख सकते हैं ओवरशूट डे जो है कितना जल्दी नीचे आ गया है। तो ये कैलकुलेट किया जाता है ओवरशूट डे ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है, अगर मान लीजिए किसी को इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रोवाइड करानी है तो उसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ये है इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि गाया इकोलॉजिकल थ्योरी से रिलेटेड है। तो अभी ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स लवलॉक। ये अभी इनकी डेथ हो गई है, तो जिसकी वजह से जिन्होंने एक बहुत ही फेमस हाइपोथेसिस दी थी, गाया इकोलॉजिकल थ्योरी इसे कहते हैं। अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है और ये जो थ्योरी है वो दोबारा न्यूज़ में है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डीपली नहीं जानना, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए ये है क्या चीज़। ये एक थ्योरी है, एक्चुअली गाया जो है ये ग्रीक गॉड है। तो ये आप देख सकते हैं ग्रीक गॉडेस हैं, तो इन्हीं के नाम पर ये थ्योरी दी गई है, जिन्हें मदर ऑफ ऑल लाइफ कहा जाता है। तो सेम इन्हीं के नाम पे ये थ्योरी है। तो आप इतना याद है कि मदर ऑफ ऑल लाइफ, तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो इकोलॉजिकल थ्योरी है, इनके हिसाब से इनका ये मानना था, ये जेम्स लवलॉक जी का ये मानना था कि हो सकता है जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग है, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उसके आसपास की जितनी चीज़ें वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली जो है इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से बहुत ही आप बंधी हुई है एक दूसरे से, इस तरह से कि आप एक, जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन हैं, हमको लगता है हम एक इंसान है, हम एक ही लाइफ है, बट आप जानते हैं आपकी जो लाइफ है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, आसपास के इन्वायरमेंट पे, आसपास की चीज़ों पे। तो आप इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं समय के साथ साथ, कि मान लीजिए गर्मी आ गई, आप गर्मी में रहना तो आपको पसीना होने लग गया, तो आपका जो बॉडीली टेम्परेचर आप उसको कोशिश करेंगे कि जो है उसको कम करें, और ऐसे ही ठंड आ गई तो हम गर्म कपड़े पहन लेते। तो अपना जो इन्वायरमेंट है आसपास का, हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। तो इनका ये मानना था, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो है एक बायोस्फीयर की तरह है, तो ये भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म हो सकती है कि हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ है,
ये एक सुपर ऑर्गेनिज्म है जिसके तरह जैसे हम ह्यूमन है वैसे ही अर्थ भी एक लिविंग थिंग है जो कि इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज करती रहती है। जैसे आप देखते हैं हमारे वहाँ सीजन वेरिएशन होता है, तो हो सकता है हमारी जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है अर्थ में, वो एक अपनी बॉडी है वो उसको अकॉर्डिंगली चेंज करती रहती है अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये इनकी थ्योरी थी कि ये जो अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इन्होंने ट्रीट किया था, जो कि चेंज करता रहा अपना इन्वायरमेंट कंडीशन, अपने आसपास की चीज़ें अकॉर्डिंग टू देयर नीड और एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट। हम देखते हैं कि एक समय था आइस एज आया था हमारे अर्थ पे, अब एक समय चल रहा है नॉर्मल जो है, लेकिन अब देखना है हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है अर्थ जो है उस पर कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो एक तरह से इस सिस्टम को, ये जो सुपर ऑर्गेनिज्म है, इसको हम डिसरप्ट कर रहे हैं, इनका ये मानना था। तो ये इस थ्योरी पे को बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई थी और नासा से रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनकी थ्योरी पे काफ़ी रिसर्च पेपर और रिसर्च की गई है। तो आप बस इतना जान लीजिए ये थ्योरी है क्या चीज़। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि क्रिप्टो जैकिंग से रिलेटेड है। क्रिप्टो जैकिंग बहुत न्यूज़ में रहा है इधर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, साइंस एंड टेक का ये आर्टिकल है। तो क्रिप्टो जैकिंग होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है आप जानते हैं आज के टाइम पे बिटकॉइन, आप में से बहुत लोग होंगे जो क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। आप जानते हैं हमारे पास जैसे बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी है। तो हर एक जो बिटकॉइन होता है तो ये जो है एक लिमिटेड अमाउंट है बिटकॉइन का, हमारे इंटरनेट पे एक लिमिटेड अमाउंट है कि कितना ये जो है एक अमाउंट है, बस इतनी ही, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। और हर एक बिटकॉइन तब जनरेट होती है जब हम एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल, एक तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है इंटरनेट पे, जब वो सॉल्व करते हैं तब जाके एक बिटकॉइन जनरेट होती है। ये जो बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है, कब जनरेट होती है? जब एक तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल सोल्यूशन है, जिनको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बिटकॉइन का जनरेशन ऐसे इस तरह से होगा। तो और इसको एक को जनरेट करने के लिए, इवन एक कॉइन को जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे सिस्टम्स चाहिए होते हैं। आप जानते हैं जैसे सुपर कंप्यूटर या इस टाइप की जो बहुत ही हाई लेवल की जो मशीनें होती हैं, उनको चलाने के लिए आप समझ रहे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये जो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती है, लाइक सुपर कंप्यूटर। आप जानते हैं आपकी कोई जो बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपका नॉर्मल आपका जो कंप्यूटर है, आपका सिस्टम है, आपका फ़ोन है, ये नहीं सॉल्व कर पाएगा। उसके लिए बहुत हाई लेवल के कंप्यूटर चाहिए होते हैं, और उन हाई लेवल के कंप्यूटर के लिए हमें हाई लेवल की एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी मतलब आपके बड़े बड़े कंप्यूटर जब काम करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, जैसे आपका छोटा मोटा डिवाइस नहीं कर पाएगी, तो आपने बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया एक तरह से। जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी डिवाइसेस है, जैसे आपकी डिवाइस है, किसी डिवाइस है, उन सब को मिला के वो सारी डिवाइसेस मिल के अगर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये इस चीज़ का, जैसे जो हैकर्स होते हैं, अभी क्रिप्टो जैकिंग समझ आए थे, आपको समझ में आ गया होगा बिटकॉइन होता क्या है, ये जो कॉइन है कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने पे हमें एक बिटकॉइन मिलता है। तो ये जो बिटकॉइन मिलता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे सिस्टम्स चाहिए होते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और बहुत सारी एनर्जी के लिए आप जान रहे हैं ये जो एक हैकिंग का एक तरीका इन्होंने ईजाद किया है कुछ माइनर्स ने, जिनको क्रिप्टो कॉइन माइन करने होते हैं इस तरह से सॉल्व करके, तो इन्हें माइनिंग कहते हैं। तो ये बहुत सारे जो सिस्टम है, मान लीजिए आपके घर में कोई सिस्टम रखा है, आप कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई सिस्टम है, तो ये जो क्रिप्टो जैकिंग के जो हैकर है, ये क्या करेंगे, ये जो आपका सिस्टम है आपके घर पे यूज़ हो रहा है, ऑफिस में यूज़ हो रहा है, इसमें इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है ऐसा कि आपको पता ही नहीं है, वो बैकग्राउंड में वो अपना माइनिंग का काम कर रहा है, जो कि हैकर उससे करवाना चाह रहा है। और ये हैकिंग जो है
वो उनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है, वो अपना उनका फ़ायदा हो रहा है, वो माइंड कर रहा है उनका सिस्टम। तो इन्होंने बहुत सारे सिस्टम में अगर एक कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, कोई प्रोग्राम डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपका जो सिस्टम है वो बेचारा लगा पड़ा है माइनिंग करने में, और आप सोच रहे हो कि हम मारियो खेल रहे हैं, और मारियो खेलते पे ही हमारा सिस्टम जो है इतना एनर्जी क्यों कंज्यूम कर रहा है, हमारा CPU इतनी जल्दी क्यों चलने लग गया। वैसे तो मारियो में तो कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं, मतलब कुछ काम ही नहीं ऐसा होता है कि आपका जो सिस्टम आपको लग रहा है बहुत जल्दी काम कर रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है कि कोई भी आपके में सॉफ्टवेयर डाल के आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके सिस्टम का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है कंसर्न वाली चीज़ है, जो बहुत देखी जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिप्टो जैकिंग है क्या। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट and the victim of these attack mostly remain unaware as I have told you। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ ये ड्रॉबैक्स दिए हैं कि जैसे कि ये डिक्रीज़ कर देता है आपके डिवाइस की, कंप्यूटर की डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको डिक्रीज़ कर देगा, एफिशिएंसी डिक्रीज़ कर देगा। तो चलिए अपने लास्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि FDI से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है बताया है कि हमें जो है 2021 में जो FDI का जो हाईएस्ट एनुअल फ्लो है $84 बिलियन के अराउंड मिला है इंडिया को। इस बार के जो FDI वो टोटल $84 बिलियन है। तो एक तरह से ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो हमारा FDI इनफ्लो है ये काफ़ी हाई ज़्यादा हुआ है, लेकिन आप बाकी साल के कंपैरिजन में देखें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। लाइक फाइनेंशियल 21 में 81 था, तो सिर्फ 2 बिलियन का। तो बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, आप देख सकते हैं। तो ये जो डेटा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो फाइंडिंग आई है इस रिपोर्ट में, तो सबसे हाईएस्ट सोर्स जो इंडिया में है, टॉप सोर्स है, वो है सिंगापुर, USA एंड मॉरिशस, जहाँ से FDI जो है मिल रही है। और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जा रही है, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में FDI मिली है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, देन दिल्ली। और टॉप सेक्टर किन किन सेक्टर में जा रही है FDI, तो मेनली कंप्यूटर एंड IT आप जानते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा जो हमें FDI मिलती है इस सेक्टर में। फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर है, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है। फिर उसके बाद ये जो इंक्रीज़ हुई है FDI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि है 76% की $21 बिलियन के अराउंड है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। हम आत्मनिर्भर भारत, हमारा जो बहुत सारा इंडियनाइजेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दैट। फिर FDI होता क्या है, FDI क्या है, तो ये मेन चीज़ बताने ही मैं भूल गई। चलिए सबसे अब यही बता देती हूँ, आई होप आप जानते होंगे, बट मैं आपको एक बार बताती हूँ। FDI क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी कहीं बाहर की कंट्रीज से आती हैं, वो बाहर की कोई बिजनेस है, बाहर की कोई खुद अलग सी फर्म है, कोई अगर पीपल है वहाँ के, वो आपके इंडिया की फर्म में, इंडिया के बिजनेस में अगर वो कुछ अपना पैसा लगा रहे हैं, और उस पैसे लगाने के साथ साथ उनको ओनरशिप भी मिल रही है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल की जा सकती है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो हमारे इंडिया में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग FDI का प्रोविज़न है कि जैसे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू और फिर गवर्नमेंट रूट, दो तरह के रूट होते हैं। कि हमारे ऑटोमेटिक रूट में होता है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी है, आप डायरेक्टली जो है कुछ सेक्टर है गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिए हैं कि आप वहाँ पे डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको यू डोंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम ये गवर्नमेंट। तो इस टाइप की, और RBI से भी कोई भी परमिशन नहीं लेनी है, तो वो हो गया ऑटोमेटिक रूट। आपको ना ही RBI से ना ही गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 100% FDI हमारे मेडिकल डिवाइसेस, थर्मल पावर, इन सब चीज़ों में 100% FDI का प्रोविज़न है। और हम देख सकते हैं कि जैसे कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट रूट के थ्रू, जैसे 100% FDI, कुछ गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी तभी आप कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, ऐसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं, और मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड जो है, इसमें हमें 51%, मतलब कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है तो 51% से ज़्यादा अमाउंट जो है वो नहीं उस कंपनी में शेयर ले सकती। बाकी के जो 49% है वो कोई इंडियन कंपनी होनी चाहिए जिसके शेयर होने चाहिए।
फिर उसके बाद हमारी थर्ड है ये एक 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट। तो हमारा आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।